एवरीवन। आज हम अपने संसद भाग 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है संसद का भाग सेकंड, अर्थात आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में। हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में राज्यसभा के बारे में पूर्णतया चर्चा करी थी, उसके बारे में डिस्कस किया था कि राज्यसभा में क्या था, कैसे था। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में कि ये लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है, कितने मेंबर्स होते हैं और कहाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और लोकसभा के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो लोकसभा पहले तो ये जान लीजिए कि लोकसभा को भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे बोला जाता है इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल्स, क्योंकि ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित लोग लोकसभा में जाते हैं और भारत के लोगों के लिए कानून नियम बनाते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपल्स भी बोलते हैं। इसे पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, पॉपुलर हाउस। इसे टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं। टेम्परेरी हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस प्रकार राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते थे, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती थी, इसी प्रकार लोकसभा क्या होती है, भंग की जा सकती है। वैसे तो हर 5 साल में ये भंग हो जाती है, लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय आपातकाल पड़ता है या कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ती है तो लोकसभा को उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। दैट्स वाई लोकसभा को हम लोग टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं। अच्छा, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है और इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात हुई लोकसभा के विभिन्न नाम, ठीक है, जिसके बारे में आज अभी मैंने चर्चा करी। अब आप जानते हैं कि लोकसभा का पहला गठन, लोकसभा का जो फर्स्ट गठन हुआ था, पहली बार भारत में जब लोकसभा गठित की गई थी तो वो 17 अप्रैल 1952 में गठित की गई थी। लेकिन इसकी जो पहली सभा हुई थी, जब फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, जहाँ पे सभी सदस्यों ने मिलकर मीटिंग की थी, वो थी 13 मई 1952। तो ये आप याद रख सकते हैं कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था और उसकी मीटिंग कब हुई थी। ठीक है, आइए चलते हैं लोकसभा के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। लोकसभा में अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें और टोटल मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स 552 है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले जो लोकसभा में जो पहली लोकसभा थी उसकी सीटें 489 थी। अब आप कहेंगे कि 489 से सीधे 552 और प्रेजेंट सिनेरियो 545 कैसे, तो इसे हम अभी अपने सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम लोग परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो टोटल 552 है, 552 है। लेकिन इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इस समय लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। अच्छा, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है 2 सदस्य अलग और 543 अलग। अच्छा, ये जो 2 सदस्य हैं ये क्या है, कौन से हैं, ये है एंग्लो इंडियंस। ये जो 2 सदस्य हैं इनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है और इनको नॉमिनेट कौन करते हैं, सीधे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, वैसे ही लोकसभा में 2 व्यक्ति जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। अब सवाल आएगा आपके जहन में कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। तो देखिए, एंग्लो इंडियन वो बच्चे होते हैं, वो सदस्य होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, लाइक देखिए जैसे ये एक बच्चा है और इनके ये पेरेंट्स हैं, एक ये है, एक मम्मी है, ये पापा है। अगर बच्चे के पेरेंट्स में से कोई एक भी यूरोपियन होता है, ठीक है, तो ऐसा जो बच्चा होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, जिसके माँ बाप में या माता पिता में एक जो है वो इंडियन होता है और एक यूरोपियन होता है। तो ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2 सदस्य तो निकल गए, बचे 543। इन 543 सदस्यों में से ये जो 13 सदस्य हैं ये हमारे आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 सदस्य जो हैं ये हमारे आएंगे राज्यों से। ठीक, समझ में आ गया। लेकिन जो प्रावधान होता है कि जो एक्चुअल में प्रावधान है लोकसभा का वो ये है कि 2 सदस्य तो एंग्लो इंडियन हैं जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, और बचे 550। अब ये 550 में 20 जो हैं वो यूटी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 530 जो हैं वो राज्यों से आते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो उसमें सदस्य संख्या 20 आपको लिखनी है। लेकिन अगर प्रेजेंट की सिनेरियो की बात करें तो 13 ही प्रदेशों से
13 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य लोकसभा में आए हैं। ठीक है, चलिए अब और चीज़ों में बात करते हैं। लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लोकसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लाइक राज्यसभा में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम लोगों ने उसकी एज लिमिट 30 डिस्कस करी थी, आई थिंक, अगर आप लोगों को याद हो। लेकिन लोकसभा में इसकी जो एज लिमिट होती है वो 25 ईयर्स होती है। राज्यसभा के समय मैंने एक एग्जाम्पल लिया था मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने असम से चुनाव लड़ा था राज्यसभा के लिए, लेकिन वो बिलोंग करते थे पंजाब से। राज्यसभा में ये था कि आपका नाम जिस वोटर लिस्ट में होगा आपको वहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा क्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसको एग्जाम्पल से आप समझिए, मोदी जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, एक वडोदरा गुजरात से और एक हमारा वाराणसी से, और दोनों ही सीटों पे मोदी जी को जीत प्राप्त हुई। लेकिन जब मोदी जी दोनों ही सीटों में जीत गए तो उन्होंने एक सीट को कैंसिल कर दिया, वडोदरा वाली सीट कैंसिल कर दी और वाराणसी से सांसद बने रहे। तो क्या था कि मोदी जी किसी भी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको किसी भी प्रदेश की वोटर लिस्ट में नाम हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर उसी राज्य की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। बाकी सारी एलिजिबिलिटी जो है वो सेम है राज्यसभा की तरह। आपको दिवालियापन और अनसाउंड माइंड का नहीं होना है, दिवालियापन नहीं होना है, इंसॉल्वेंट नहीं होना है, और आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का मैं अंतर लेकर चल रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ स्पष्ट क्लियर होती चले कि मैंने पहले क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ा था। लाइक राज्यसभा में रिजर्वेशन की कोई बात नहीं की जाती है, लेकिन लोकसभा में रिजर्वेशन की बात की जाती है। वहाँ SC ST के लिए पर्टिकुलर सीटें अलॉट की जाती हैं। जहाँ SC के लिए सीटें 84 हैं लोकसभा में अलॉट की गई हैं, वहीं ST के लिए 47 सीटें यहाँ पे अलॉट की गई हैं। और इनका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है वो भी आप जान लीजिए। आर्टिकल नंबर 330 में SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है लोकसभा में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जो आरक्षण की शुरुआत हुई थी वो 26 जनवरी 1950 में हुई थी, और हर 10 साल बाद क्या होता है कि आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। 95 अमेंडमेंट एक्ट 2009 में 95 एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2009 में। उसने क्या किया था कि आरक्षण को 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 95 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा आरक्षण को 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया है। और इसलिए ये इसका जो ये लोकसभा के जो नेता हैं उनके द्वारा आरक्षण बढ़ा दिया जाता है हर 10 सालों के अंतराल में। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ और फैक्ट्स की तरफ बात करते हैं। अच्छा, लोकसभा में हम लोग वोट देते हैं, तो पहले क्या थी, वोट देने की एज 21 थी कि 21 साल, अगर 21 साल के आप हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हो। लेकिन अभी क्या है 18 साल एज कर दी गई है, और ये संशोधन किया गया था 61वें संविधानिक संशोधन के द्वारा इस एज लिमिट को कम किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और अब हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि लोकसभा में पहले सीटें 489 थी और अब सीटें 545 हैं। 545 सदस्य हैं, सीटें तो 552 हैं। अच्छा, चीज़ होती है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या करता है, एक्चुअली लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं। जो सीटें होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जब 1952 में गठन हुआ था तो उस समय जनसंख्या के आधार पर 489 थी। तो हर क्या हुआ 1952 के बाद, हर 1962 में, फिर 1972 में, हर 10-10 साल बाद क्या होता गया कि इस परिसीमन आयोग ने सीटें बढ़ाती गई। अच्छा, 1972 के बाद क्या हुआ कि 42 अमेंडमेंट एक्ट आया, और 52 अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, और उन्होंने कहा कि 2000 तक अब वही सीटें रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1972 तक तो 10-10 साल तक बढ़ाते गए, लेकिन 1972 के बाद 42वां संविधानिक संशोधन आया और उन्होंने कहा कि 2000 तक सीटें अब नहीं बदलेंगी, और 2000 के बाद
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2000 के बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके द्वारा ये बोला गया कि 2026 तक अब सीटें वही रहेंगी, और अब चेंजमेंट कब हो सकता है, जब 2031 में जनगणना होगी उस हिसाब से चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें सरकार का बहुत खर्चा भी लगता है, इस वजह से सीटें बहुत कम ही बढ़ती हैं। इसीलिए आपने देखा कि पहले 10-10 सालों में बढ़ती थी, लेकिन फिर 1972 के बाद पहले 42वां संविधान संशोधन आया 1976, उसके बाद 84वां संवैधानिक संशोधन आया जिसमें बता दिया गया कि 2026 तक अब सीटें नहीं बदलेंगी, और अब बदलेंगी तो 2031 के बाद सीटें बदलेंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटों का बढ़ाना का काम है वो परिसीमन आयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए थे। अच्छा, अब जो है वो करंट सिनेरियो की बात कर लें अगर, तो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो हमारे माननीय गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, जिनकी आप पिक देख पा रहे हैं, ये है मावलंकर जी। और प्रेजेंट अगर हम लोकसभा की बात करें तो ये बिरला जी जो हैं आज हमारे लोकसभा के प्रेजेंट स्पीकर हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको लोकसभा से रिलेटेड हर एस्पेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिए, दो चीज़ें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को एक साथ पढ़िए, एक साथ पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको अंतर समझ में आएगा और आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़ और मैं स्किप कर दिया मैंने, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है हमारे भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो 5 साल में के बाद भंग हो जाती है जब नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर लगा है तो वो 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। दूसरी चीज़, अभी तक लोकसभा 8 बार भंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सो आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा, और लोकसभा से रिलेटेड आपके काफ़ी एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।